हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आरती और आज हम पढ़ने वाले हैं नाटक एक और द्रोणाचार्य, जो एनटीए और एचपीएससी दोनों के सिलेबस में लगा हुआ है। और अगर आप क्लास देख रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास को तैयार करने में भी कम से कम 1 डेढ़ घंटा लगता है पहले ही, और फिर क्लास लेने में मेहनत लगती है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो हम चलते हैं एक और द्रोणाचार्य की ओर। एक और द्रोणाचार्य नाटक के प्रमुख पात्र। सबसे पहले ये शंकर शेष का नाटक है। और लिखा गया है 1977 में। ब- इसमें दो कथाएं, एक मतलब एक जो वर्तमान कथा है, एक अरविंद जो कॉलेज में प्रोफेसर है, ये उसका मतलब मेन पात्र है। और ये जो पौराणिक कथा है, द्रोणाचार्य को हम जैसे जानते हैं कि उन्होंने एकलव्य से अंगूठा मांग लिया था, तो उस तरीके से ही कहा जा रहा है कि अरविंद भी एक और मतलब द्रोणाचार्य की तरह ही है। वो भी न्याय नहीं कर पाया अपने छात्रों के साथ। अब है, और ये तो ये नाटक दो उसमें बटा हुआ है, दो दृश्य कहें या दो अंक कहें। दो अंक में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। तो अरविंद है, इसमें लीला है, यदु है, प्रिंसिपल साहब है, चंदू है, प्रेसिडेंट है, विमलेंदु है, अनुराधा है, और अ, राजकुमार है। और पौराणिक कथा में है गुरु द्रोण है, कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य, सैनिक और युधिष्ठिर। इतने पात्र। और आपको ये पात्र याद रखने हैं, क्योंकि पिछली बार एचपीएससी ने जो 3 नाटक पूछे हैं उसमें एक और द्रोणाचार्य अभी तक पूछा नहीं है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो एक और द्रोणाचार्य से क्वेश्चन उठा ले। उन्होंने 3 नाटकों से क्वेश्चन पूछे थे, तीन तीन, जिसमें था एक भारत दशा, जिसका नाम भी वो सही नहीं लिख पाए थे। और एक था जो दीदी वाला, और एक था मैलाचल। तो हो सकता है उन तीन को हटा के, क्योंकि वो लास्ट टाइम पूछ लिए थे, उन तीनों को हटा के अब नए नाटकों से क्वेश्चन किया जाए। नाटक के अंक, हाँ ये मैंने बता ही दिया, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। इसमें 4 दृश्य और 7 दृश्य हैं। इसमें पहले अंक में ये दो भागों में या फिर दो अंकों में कुछ भी कह लो, 4 दृश्य और 7 दृश्य इसके याद रखने हैं। नाटक का विषय क्या है? भ्रष्टाचारी शिक्षण व्यवस्था, गुरु और शिष्य के रिश्तों में टकराव, पौराणिक और आधुनिक कथा का मेल, द्रोणाचार्य के रूप में वर्तमान विसंगति का चित्रण किया गया है, शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अनाचार, अध्यापक के अस्तित्व की वर्तमान युगीन व्यवस्था, पीड़ित शिक्षक की विडंबना। वो भी मजबूर है ऐसा करने में। अब उसके बाद हम मूल पाठ पे चलेंगे और क्वेश्चन आंसर हम एंड में करेंगे। मैं फाइल लगा रही हूँ। तो इसकी कथा है कि मतलब एक जो हमारे हम एक कथा कहते आते हैं कि जो गुरु द्रोण है, उन्होंने उस उनसे वो मांग लिया था अंगूठा। तो उस तरीके की मतलब एक कहानी हो जाती है
और तभी मतलब उनको फैसला मतलब कोर्ट में गवाही देनी होती है, जो नहीं दे वो न्याय नहीं कर पाते उस लड़की के साथ। तो कहानी कुछ ऐसी है। तो ये पूर्वार्ध है। पूर्वार्ध। लीला। ये मैंने डाउनलोड किया था, मुझे मिल नहीं रही थी फाइल ऑनलाइन। ये मैंने जहां से भी वो किया है, इतना ही ब्लर मिला है मुझे। कोई नहीं, हम पढ़ लेंगे। लीला। लाइट तो जला लेते। लीला, जो अरविंद की पत्नी है, बढ़कर स्विच ऑन करती है। अंधेरे में दम कैसे नहीं घुटता तुम्हारा। ब्राह्म, टेबल पर से चाय का खाली कप उठाती हुई, जानते हो शक्कर क्या भाव चल रही है? पूरे 4 हो गई है। ऐसे ही तो कृपि भी तो द्रोणाचार्य से कर रही होती है कि मतलब बेटे को भी उन्हें उसका घोल दूध के बदले उसका घोल पिलाना पड़ रहा है। तो फिर वो गुस्सा कर रही होती है कि आप भी क्यों नहीं करते इतनी ईमानदारी दिखाना। तो फिर ये भी बोल रही है कि उस तरीके से भाव पता है कितना हो गया है। उसके बाद अरविंद। अरविंद जैसे सुन ही नहीं रहा हो, और उस बस सुन नहीं रहा हो उस तरीके से, और हूं कहता है बस। लीला, सिगरेट के टुकड़ों को उठाती हुई, कितनी बार कहा है एस्ट्रे ले लिया करो। एस्ट्रे जहाँ पे मतलब सिगरेट को का जो भी वो निकलता है उसको उसमें डाल सकते हैं, एक पात्र होता है। झाड़ू मार मार कर कमर तो मेरी ही टूटती है ना। व्यंग कर रही है, जैसे कृपी करती थी द्रोणाचार्य से। अरविंद, ले लिया करूंगा, ले लिया करूंगा। और राशन कार्ड बन गया? लीला पूछती है, राशन कार्ड बन गया ब्राह्म? नहीं बना ना, गए भी थे। परवाह किसे, किसको है? ब्राह्म, माँ का ऑपरेशन कब तय हुआ है? अरविंद चुप। इसका मतलब अस्पताल गए? अकेले कहाँ कहाँ मरूंगी। राम, बोलते क्यों नहीं कुछ? क्या हो गया तुम्हें? अरविंद, कुछ नहीं। लीला, कापियां बेचकर सिंहा का काम किया या नहीं? कापियां देकर उसे कॉपियां देती है और कहती है, इस यहाँ सिन्हा का काम हुआ कि या नहीं? नहीं किया ना, मतलब खुद ही बोले जा रही है। अरविंद ज्यादा सुन भी नहीं रहा, वो किसी सोच में है। अरविंद चुप। राम, सारी आफत मेरे से नहीं, बढ़ाए नंबर तो लपक कर एहसान क्यों लेते हो? अरविंद, क्या एहसान लिया? लीला, जाहिर है तुमने फेल कर दिया उसे, मैंने जो सिफारिश की थी। राम, मतलब और कोई करता तो? अरविंद, आखिर कहना क्या चाहती हो? लीला तीखे तीखे स्वर में बोलती, उसे क्या जवाब दूंगी? वह अपने अफसर को क्या जवाब देगा? उसके प्रमोशन का क्या होगा? अरविंद, लड़का पास होने लायक नहीं था तो मैं क्या करूं? लीला, पास होने लायक होता तो तुमसे कहता ही क्यों? सिन्हा क्या कहेगा सोचा भी है? अच्छे एहसान फरामोश लोग हैं। अरविंद, क्या एहसान फरामोशी की मैंने? लीला, तुम्हें यह नौकरी किसके कारण मिली? यह मकान, अस्पताल में सुविधाएं कौन दिलवा रहा है? 2 नंबर बढ़ा ही देते तो कौन सा आसमान फट जाता। अरविंद, अब चुप भी रहोगी? लीला, चुप रहने के अलावा या क्या है आज तक? तुम जाकर बैठो हरिश्चंद्र के खाली आसन पर, यदु आता है। अरविंद का हम उम्र चेहरे पर उद्गीनता, ये दोस्त है।
इसका अरविंद का, यदु अरविंद का दोस्त है, बातों को अच्छे से ध्यान रखना है। यदु अरविंद से, जानते हो शहर में क्या खबरें फैल रही हैं? लीला, कैसी खबरें? यदु अरविंद से, सुबह जो कुछ हुआ क्या सच है? लीला, क्या हुआ सुबह? मुझे भी नहीं बताया। यदु, अब क्या बताऊं भाभी, बदकिस्मती से मैं आज कॉलेज नहीं जा पाया और इस साले ने मुसीबत खड़ी कर दी। लीला, आखिर हो क्या गया? यदु, जानती हो आज इसने प्रेसिडेंट के लड़के को ही नकल करते हुए धर दबोचा। लीला, यानी राजकुमार को? राजकुमार प्रिंसिपल का बेटा है, मतलब जो कॉलेज का प्रेसिडेंट है उसी का बेटा है राजकुमार। और वो नकल कर रहा होता है तो उसे अरविंद मतलब बोल देता है, बाकी लोग बोल नहीं रहे होते, लेकिन अरविंद उसे भी नकल करते देखता है तो उसे मतलब पकड़ लेता है। बाकी लोग देख के भी अनदेखा कर देते थे। यदु, हाँ, राजकुमार को, शहर के सबसे बड़े गुंडे को, अरविंद से। सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारी अकल पर पत्थर क्यों पड़ जाते हैं? अरविंद, छुड़ा सामने रखकर नकल जो कर रहा था कैसे छोड़ देता? यदु, अब तुम ही बच्चे हो साले, ईमानदारी और सच्चाई की औलाद। आराम से रहना, किस्मत से मैं बदा हूँ तब ना। लीला अरविंद से, तुम्हें क्या गरज पड़ी थी? कर रहा था, नकल करने देते, क्या बिगड़ जाता? अरविंद, देखकर तो मक्खी नहीं निकल सकता। लीला, तो फिर क्या, झगड़ा होगा? यदु, और नहीं तो क्या, इस बार तो अच्छी खासी मार काट होगी। लीला, और उसकी जिम्मेदारी थोपी जाएगी इनके सिर पर। अरविंद से, इतना समझाने के बाद भी तुम जानते क्यों नहीं? इस प्रकार बहादुरी दिखाने का क्या तुम्हारी उम्र रह गई है? यदु, अब क्यों समझा रही हो? सारी जिंदगी तो इसके नखरे उठाती रही, इसकी आदर्शवादी बेवकूफियों की पूजा करती रही, अब क्यों भड़क रही हो? उसका दोस्त कह रहा है उसकी पत्नी से कि अब क्या है, अब पहले से तुम्हें बहुत अच्छा लगता था इसकी आदर्शवादिता, और अब तुम चाहती हो कि ये बदल जाए। लीला, मेरी सुनता ही कौन था? यदु, नहीं सुनता था तो विरोध करती, पर बड़कपन हाँकने की आदत कहाँ जाएगी? अरविंद, कुछ मेरी भी सुनोगे? यदु, पक गए तुम्हारी बातें सुनते सुनते। कहाँ तो सोचता था कि साल 2 साल में तुम प्रिंसिपल बनोगे और मैं वाइस प्रिंसिपल, और कहाँ तुमने यह हंगामा खड़ा कर दिया। पहले अपनी चमड़ी बचाओ और तब लगाओ हाथ दूसरों को। मतलब थोड़ा लालची किस्म का है ये, तो वो कह रहा है प्रेसिडेंट से अगर हम अच्छे से बना के रखेंगे तो वो हमें, तुम्हें प्रिंसिपल अरविंद को और यदु को वाइस प्रिंसिपल बना देता, ऐसा उसने उम्मीद की थी। लेकिन अब तो उसी के बेटे से झगड़ा ले लिया है तो ये थोड़ा मुश्किल हो गया है। कर दिया फिर। अरविंद, मेरी जगह तुम होते तो क्या करते? यदु, मैं तो और कागज ला कर दे देता, कहता करो बेटा नकल, इत्मीनान से करो, अपने बाप का क्या जाता है? अरविंद, क्या तुम इस तरह सोचते हो? यदु, मैं सोचता ही नहीं, सोचने का से फायदा, लेकिन तुम हो ना मिडिल क्लास के आदमी, हर छोटे सवाल को ग्लोरीफाई करोगे, हाहाकार मचाओगे। तुम्हें पूछता कौन है? अरविंद, दूसरों के लिए यह सवाल छोटा हो सकता है यदु, पर हमारे लिए तो यह जीवन मरण का सवाल है, प्रोफेशनल एथिक्स का सवाल है। यदु, लेक्चर मत दो, जब से तुमने विमलेंदु का द्रोणाचार्य नाटक क्या खेला है तुम्हारा दिमाग फिर गया है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं ये प्रसंग आ रहा है कि उसने
विमलेंदु द्वारा लिखा हुआ द्रोणाचार्य नाटक खेला होगा, मतलब वो उसमें उसने अभिनय किया है। तुम्हारा दिमाग तब से ही खराब हो गया, मतलब तब से ही तुम एक आदर्शवादी प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहे हो। मिडिल क्लास का नपुंसक जोश छोड़ो, जाओ प्रेसिडेंट के हाथ पांव जोड़ो, केस को रफा दफा कराओ। अरविंद यदु अरविंद कहता है, यदु यदु और नहीं तो क्या, माँ कैंसर से अस्पताल में पड़ी है। तो अरविंद की माँ को कौन सी बीमारी है? कैंसर की बीमारी है। विधवा बहन हर पहली तारीख को तुम्हारे मनी ऑर्डर का इंतजार करती है। लड़के को मेडिकल कॉलेज भेजना है। इनकी तरफ देखो, छोड़ो यह सिद्धांत उद्दांत की मूर्खता। लीला, इन्हें समझाना बेकार है यदु भाई। समझदारी से तो इनकी दुश्मनी है, दीवार से सिर मारते आधी उम्र कट गई। यदु अरविंद से, क्या तुमने प्रेसिडेंट के लड़के की रिपोर्ट कर दी? अरविंद, और क्या करता। यदु, लेकिन हमारे उस प्रिंसिपल ने तो दांत निपोड़ दिए होंगे। कहता क्या है? अरविंद, रिपोर्ट दबाना चाहता है। मुझ पर रिपोर्ट वापस लेने के लिए दबाव डाल रहा है। मतलब बाकी लोग जो अधिकारी हैं वो कि भाई प्रेसिडेंट का बेटा है, तो जो प्रिंसिपल वगैरह है उस पर दबाव डाल रहे हैं कि आप नकल पकड़ते देखा है तो क्या हुआ, अपनी रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, तो वापस क्यों नहीं ले लेते? कह दो गलती से हो गया। अरविंद, रिपोर्ट वापस नहीं ली जा सकती, बात बहुत आगे बढ़ गई है। यदु, तो मरो। प्रेसिडेंट जब नौकरी से बाहर कर देगा तब अकल ठिकाने आएगी। अरविंद, ऐसे कैसे बाहर कर देगा? क्या दूसरे प्रोफेसर चुप बैठेंगे? यदु, किस दुनिया में रहते हो, जानते नहीं तुम्हारा हर सहयोगी तुम्हें गाली दे रहा है। अरविंद, क्यों? यदु, क्योंकि तुमने प्रेसिडेंट को नाराज कर दिया। हर एक सोचता है कि बड़ा हुआ टीए अब खटाई में पड़ गया। डियरेंस अलाउंस अब खटाई में पड़ गया। अरविंद, तो क्या कोई साथ नहीं देगा? यदु, विमलेंदु का साथ किसने दिया? सब बुजदिल की तरह घर बैठे रहे। गुंडों ने बीच चौराहे पर उसकी जान ले ली। क्या हुआ? उसने भी एक बड़े आदमी के लड़के को नकल करते पकड़ा था। एक तो आदमी गवाही देने जाता, सब साले दुम दबाकर बैठ गए। अरविंद, विमलेंदु का नाम लेकर मुझे तुम डरा रहे हो। चाहे कोई साथ दे या न दे, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। मतलब वो कह रहा है कि नहीं, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। यदु, तुम अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, अभी भी वक्त है। मेरा कहना मानो और रिपोर्ट वापस ले लो। जाने लगता है। अरविंद, कहाँ जा रहे हो? यदु, जरा जरा पता लगाऊं, आखिर लड़के कुछ तो योजना बना ही रहे होंगे, उनके इरादों की जानकारी होनी चाहिए। मेरी बात पर फिर सोचो, कोई साथ देने वाला नहीं है, फिर किसी का भरोसा मत करो। यदु जाता है, कुछ क्षणों का बेचैन विराम। लीला भड़क कर, जानते हो किस तरह घसीट रही हूँ तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी? एक एक पैसे की खींचतान मची हुई है और तुमने यह नई मुसीबत खड़ी कर दी। अरविंद, मैं निपट लूंगा। लीला, खाक निपट लोगे? नौकरी छोड़कर बैठ जाओगे क्या? तुम ही अकेले ने दुनिया को सुधारने का ठेका ले रखा है। अरविंद, मैंने कब का दावा किया? लीला, सोचते क्यों नहीं? अब क्या भटकने की उम्र रह गई है? 20 साल हो गए शादी को, किसी बात का तो ठिकाना होता। भगवान के लिए कम से कम कुछ ऐसा तो मत करो कि लगी लगाई रोटी भी छिन जाए। अरविंद, अब किस किस से दौड़ूं लीला? कॉलेज को दुकान की तरह चलाने वाले उस प्रेसिडेंट से, अंगूठा छाप कमेटी मेंबरों से, चुगली खाने वाले अपने सहयोगियों से,
उस लेजे बेहुदे प्रिंसिपल से, विद्यार्थियों से? क्या पूरी उम्र डरते ही रहना होगा? लीला, इन लड़कों का क्या भरोसा? किसका साथ दिया है इन लोगों ने? कहीं विमलेंदु की तरह तुम्हें भी? मैं कहती हूँ, क्यों पड़ते हो पचड़े में? अरविंद, खैर देखा जाएगा। सिगरेट का पैकेट खोलकर देखता है। सिगरेट ले आऊं? लीला, इस समय बाहर मत जाओ। अरविंद, डरती हो? डरना, इतना डरना, डरूंगा तो काम कैसे चलेगा? अरविंद जाता है। लीला परेशान है। वह बिखरी कॉपियां ठीक करने लगती है, मेज-पोश वगैरह ठीक करती है। प्रिंसिपल का प्रवेश। उम्र करीब 60 पर अधिक लगती है। 60 साल के हैं लेकिन ज्यादा उम्र के लगते हैं। और अरविंद से मिलने आए हैं। प्रिंसिपल, ठिगना, आंख से काना, छोटे कद के हैं और आंख खराब है। लीला आश्चर्य से, आप? प्रिंसिपल को देख के कहती है, आप? प्रिंसिपल, क्या करूं, आना ही पड़ा। मुसीबत जो खड़ी हो गई, सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? बुरे दिन आ गए। लीला, आपने इन्हें देखा नहीं? अभी तो गए हैं। प्रिंसिपल, देखा क्यों नहीं, लेकिन फायदा? मतलब उससे बात नहीं करनी, उसकी पत्नी को कहेगा कि कहो तुम केस वापस ले ले। लीला, आपने रोका नहीं? प्रिंसिपल, उसे कोई रोक सका है? क्या दिन आ गए। लीला, तो क्या आप उनसे बात करना नहीं चाहते? प्रिंसिपल, कोई सुने तो करूं बात, कोई फायदा हो तो बोलूं, चलता है। सहेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? लीला, तो फिर आप? प्रिंसिपल, तुमसे बात करने आया हूँ। शायद तुम ही समझा सको, समझाना तो है ही। लीला, मैं क्या समझा सकती हूँ? मतलब वो नहीं समझा तो उसकी वाइफ के पास आया है कि तुम देखो समझा के। प्रिंसिपल, तो कौन समझा सकता है? देखो ना, सब कुछ ठीक चल रहा था, प्रेसिडेंट साहब खुश थे, सबको तनख्वाह मिल रही थी, डीए भी देने की सोच रहे थे। पर अरविंद ने नाहक मुसीबत खड़ी कर दी। इन्हें ही कहते हैं बुरे बुरे दिन। क्या समझी? लीला, मेरा भी कहना कहाँ मानते हैं? प्रिंसिपल, तो तुम स्त्री किस बात की हो? अरे नकल वगैरह पकड़ना जूनियर लेक्चरों का काम है, सीनियर लोगों को क्या शोभा देता है? खैर, हो गई गलती, हो गई, अब सुधारनी भी तो होगी। लीला, मैं कहाँ मना करती हूँ, पर वे माने तब ना। प्रिंसिपल, अब तो मैं क्या बताऊं, शहर में फसाद होने का डर है, लड़के मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। लीला, आपको? प्रिंसिपल, हाँ मुझे, इस बूढ़े को, पर क्या करें, सहना होगा। नौकरी करनी है तो लात भी खानी पड़ेगी। लीला, लेकिन राजकुमार ने नकल की। प्रिंसिपल, अब मुझसे पूछकर तो की नहीं, थोड़ी सी कर ही ली तो किसका क्या बिगड़ गया? जिसका पाप उसके साथ, अपने बाप का क्या जाता है? मतलब कह रहा है कि ठीक है कर रहा था तो क्या हो गया, लेकिन रिपोर्ट नहीं करनी चाहिए थी। लीला, फिर भी, मतलब लीला बेशक उससे कुछ भी कहती है लेकिन यहाँ अपने पति का ही साथ दे रही है कि उन्होंने गलत तो किया नहीं है कुछ। प्रिंसिपल, अब तुम समझती नहीं, नकल बंद हो चाहे ना हो, कॉलेज जरूर बंद हो जाएगा, नौकरी जरूर जाएगी। बुरे दिन किन्हें कहते हैं? लीला, क्या बात इस हद तक जा सकती है? प्रिंसिपल, इस हद तक नहीं, इससे भी आगे जा सकती है। प्रेसिडेंट साहब आखिर मालिक हैं, अन्नदाता हैं, उनका कॉलेज, उनकी मर्जी। इसलिए तो कहता हूँ, नौकरी है तो काम बंद कर लो, आंखें मूंद लो। नौकरी है तो कान बंद कर लो, सॉरी, कान बंद कर लो, आंखें मूंद लो, मुंह खुला रखो, बोलने के लिए
नहीं, रोटी खाने के लिए, मतलब ना देखना है कि कौन क्या कर रहा है, और ना सुनना है, और मुंह को भी बोलने के लिए नहीं खोलना, सिर्फ रोटी खाने के लिए खोलना है। इतने बुरे दिन आ गए हैं। लीला, आपको पूरा विश्वास है कि प्रेसिडेंट कॉलेज बंद कर देगा? प्रिंसिपल, और नहीं तो क्या, जरा सोचो तो, सब बाल बच्चे वाले हैं, कहाँ जाएंगे? हर एक तो महान नहीं बन सकता। लीला चिंतित स्वर में बोलती है, लेकिन ये तो हमेशा सिद्धांत और न्याय की बात करते हैं। प्रिंसिपल, अब न्याय का सवाल रहा कहाँ, अब सवाल है 40 परिवारों की रोटी। अब उस कॉलेज के एम्प्लॉयज की बात हो रही है, तो कितने एम्प्लॉयज थे? 40, भाई ये भी पूछा जा सकता है। 40 परिवारों की रोटी का सवाल है। क्या समझी रोटी का, बुरे दिन जो आ गए हैं। लीला, क्या लोग विरोध नहीं करेंगे? प्रिंसिपल, किसकी हिम्मत है? जल्लाद से भी कहीं विरोध किया जाता है? मुझे तो सुबह से शाम तक गाली देता है, गधा और उल्लू का पट्टा कहता है, पर क्या करूं? सुनता हूँ, सुनूंगा नहीं तो जाऊंगा कहाँ? नौकरी जो करनी है, मतलब जो प्रेसिडेंट है वो प्रिंसिपल को भी अब सब बोलता है, लेकिन वो बोल रहा है कि फिर भी मुझे सुनने पड़ते हैं। लीला, आपकी बात मेरी समझ में पूरी तरह आती है प्रिंसिपल साहब, पर जिसे समझना चाहिए वह कहाँ तैयार होता है। प्रिंसिपल, वैसे भी कौन तैयार होता है, अब तुम ही बताओ। क्या मैं खुशी से नालायक कहलाता हूँ? पर कहलाता हूँ, नालायक कहलाने के बाद भी खुशी जाहिर करता हूँ। नौकरी जो करनी है। अब मेरी बात छोड़ो, अपनी सोचो, नौकरी छूटेगी तो परेशान कौन होगा? तुम ही ना। भोगेगा कौन? तुम। घर कौन चलाता है? क्या बुढ़ापे को नरक बनाना है? खैर, इसकी भी कोई बात नहीं, लेकिन जान है तो जहान है, जान तो बचानी होगी। छी, क्या दिन आ गए हैं, मास्टर की जान भी खतरे में। लीला, तो क्या विमलेंदु की तरह? प्रिंसिपल, कुछ भी हो सकता है, मारा गया ना बेचारा। अब क्या हालत है उसकी, बेवा की तरह देखा नहीं जाता, विवाह की तरफ देखा नहीं जाता। सोचो तो, घर अंधेरा रखकर मंदिर से दिया जलाने से कोई फायदा होगा? लीला, मैं इन्हें समझाऊंगी, हर तरह से समझाऊंगी। प्रिंसिपल, हाँ, यह हुई दुनिया की बात, केवल औरत ही मर्द को समझा सकती है। कहो उससे नौकरी करना सीखे। अब अपनी तारीफ अपने मुंह क्या करूं, 30 साल नौकरी की, पूरे 30 साल, चुंगी नाके से, मोहर्रे से बढ़ता बढ़ता प्रिंसिपल हो गया। लड़ता तो क्या बनता? लड़ो मत, झुको, सोचो मत, मानो, समझो, समझी? तो समझाना, मैं चलता हूँ। प्रिंसिपल जाता है, लीला जड़वत खड़ी रहती है, फिर कापियां बटोरने लगती है। अरविंद आता है। अरविंद, यह प्रिंसिपल का बच्चा क्यों आया था, मतलब उसने देख लिया लेकिन बात नहीं की। लीला कटुता से झक मारने। अरविंद, क्या सीधे मुंह बात नहीं निकलेगी? लीला, सुनता कौन है? अरविंद, क्या कहा, कह रहा था? लीला, समझा रहा था। अरविंद, तुम्हें? लीला, और नहीं तो क्या, तुम्हें? अरविंद, क्या सलाह दे रहा था? लीला, समझदारी की बात कर रहा था, लेकिन तुम्हें समझदारी से ही तो दुश्मनी है। अरविंद, बताओगी भी? लीला, रिपोर्ट वापस लेने की बात कह रहा था, जाओ रिपोर्ट वापस ले लो। अरविंद, लीला, लीला, हाँ, वापस ले लो, इन इसमें ही सबका भला है। अरविंद, तो तुम भी चाहती हो कि मैं बेईमानी करूं? लीला, समझदारी से काम लो, 20 बरस हो गए शादी हुए, पहले कभी कहीं ऐसी कोई बात की जो तुम्हारे मन के खिलाफ थी? पर आज मेरा कहना मान लो। अरविंद,
लीला मुझ पर दबाव मत डालो। मतलब वो कह रही कि पहले तो मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारे यहाँ बाध्यता में या जो भी तुम्हारा फैसला रहा है, लेकिन इस बार मैं कहती हूँ कि नहीं, अब वो कर दो, अपना वापस ले लो केस। लीला उत्तेजित, कभी सोचा है इस घर में अकेले कौन जिया है? तुम, केवल तुम। हम लोगों को कभी अपने अस्तित्व की जानकारी ही नहीं हुई। तुम तय करते रहे हो कि हम लोग कैसे जिएं, और हम लोग उसी तरह जीते रहे, लेकिन अब यह नहीं होगा। इसी बीच द्वार पर चंदू दिखाई देता है, उम्र करीब 20, कॉलेज छात्रों सी वेशभूषा। लीला एक क्षण रुकती है, फिर भीतर जाती है। अरविंद आश्चर्य से, तुम? चंदू कॉलेज में ही पढ़ता है, इनके छात्र है कॉलेज का। अरविंद आश्चर्य से, तुम? चंदू, क्या करूं सर, आना ही पड़ा। अरविंद, अब और कौन सा पराक्रम किया है? चंदू, पराक्रम मैं क्या करूंगा? पराक्रम तो मेरे प्रोफेसर कर रहे हैं। अरविंद बदतमीजी करते हुए, शर्म नहीं आती? चंदू, पहले आती थी, अब सवाल ही कहाँ उठता है। अब किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। अरविंद, झूठ बोलते हो, नकल करते हुए शर्म नहीं आई? तुम्हारी जगह दूसरा कोई होता तो डूब मरता। चंदू, मैं जानता था कि आप भी यही बात कहेंगे। अरविंद, दूसरी कोई बात कही भी जा सकती है? चंदू, मैं सोचता था कि कम से कम आप सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करेंगे। अरविंद, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। आई डिसलाइक यू, गेट आउट। चंदू, क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे? अरविंद, क्यों सुनूं? चंदू, आप नहीं सुनेंगे तो क्या, कौन सुनेगा? सुनने के बाद आपको लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निकालिए चप्पल, मारिए 10। अरविंद, क्षण भर सोचने के बाद बैठो, सुन रहा हूं। चंदू, मैंने नकल नहीं की है सर। अरविंद, नहीं, तुमने नकल की है। चंदू, नो सर, मैंने नकल नहीं की है। अरविंद, यू आर अ लायर। प्रोफेसर मिश्रा क्या झूठ बोलेंगे? चंदू, मैंने नकल नहीं की सर। अरविंद, कागज किसके हाथ में था? चंदू, मेरे। अरविंद, इसके बाद भी? चंदू, बीच में ही, पर मैंने उस कागज का इस्तेमाल नहीं किया। अरविंद, दिस इज नो आर्ग्यूमेंट। चंदू, आप जानते हैं मेरे सामने कौन बैठा था? राजकुमार। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह छुरा रखकर नकल कर रहा था। प्रोफेसर मिश्रा की ड्यूटी कमरे में थी, वह देखकर भी अनदेखा कर रहे थे, राजकुमार की सीट से दूर घूम रहे थे। अरविंद, लेकिन इससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि तुम नकल नहीं कर रहे थे? चंदू, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए सर। सोच ही रहा था कि प्रोफेसर मिश्रा को दे दूं, लेकिन उन्होंने तेजी से आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अरविंद, तो तुमने विरोध क्यों नहीं किया? चंदू, मैं बहुत चीखा चिल्लाया सर, पर प्रोफेसर मिश्रा नहीं माने। अरविंद, तुमने जरूर कोई बदतमीजी की होगी। चंदू, कभी की है मैंने? वह धकेलते हुए मुझे प्रिंसिपल के कमरे में ले गए। मतलब उससे कोई कुछ नहीं कह रहा, लेकिन चंदू एक सीधा साधा सा छात्र है, उसे उस उसकी नकल भी उसके हाथ में है, और उसने भी। तुमने प्रिंसिपल से अपनी बात नहीं कही? चंदू, वहां तो प्रिंसिपल के साथ ही कॉलेज का
प्रेसिडेंट भी था, प्रेसिडेंट का बेटा ही है राजकुमार। उसने मेरी ओर इस तरह देखा जैसे शिकार हाथ लग गया हो। उसकी मुस्कुराहट भयानक थी सर। अरविंद, इसके बाद क्या हुआ? चंदू, इसके बाद मुझे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहा गया, फिर वापस बुलाया गया और मेरी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी को भेज दी गई। अरविंद सोचता हुआ, तो तुम कागज नहीं ले गए थे? चंदू, नो सर, आप ही बताइए, क्या मैंने कभी नकल की? अरविंद, तो बिना जांच किए सजा क्यों दी गई? चंदू, जानबूझकर। अरविंद, क्या लोग तुम्हारे दुश्मन हैं जो जानबूझकर सजा देंगे? चंदू, मेरे पिताजी और प्रेसिडेंट का राजनीतिक विरोध है। यहाँ पर है बात। राजनीति में प्रिंसिपल साहब और चंदू के पिताजी भी, तो इन दोनों का राजनीतिक विरोध है। आने वाले चुनाव में वे प्रेसिडेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं। भाई, ये भी राजनीतिक का बच्चा है, लेकिन क्योंकि वो कॉलेज का वो भी है, प्रेसिडेंट भी है। मैं उस विरोध की बलि बनाया गया हूँ सर। अरविंद, मुझसे क्या चाहते हो? न्याय। अरविंद, मतलब? चंदू, राजकुमार को आज आपने पकड़ा है। अरविंद, तो मैं उससे क्या लेना देना? चंदू, मैं पूछने आया हूँ कि राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भेजी जा रही है या नहीं। मैंने अपना काम कर दिया है, आगे प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है। चंदू, नो सर, आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अरविंद, लेकिन कैसे? चंदू, रिपोर्ट दवाई जा रही है, आपको रिपोर्ट यूनिवर्सिटी भिजवानी होगी। अरविंद, उन्होंने नहीं भेजी तो मैं क्या कर लूंगा? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा। अरविंद, यानी? चंदू, इस बार हम लोग भी मरने मारने पर तुले हैं। कॉलेज की ईंट से ही बुझाकर रख देंगे। हम लोग अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजकुमार इस बार बच नहीं सकता। मतलब वो एक बार पकड़ा गया था, तो मतलब वो कह रहा था मैं नहीं कर रहा था, तो भी मुझे पकड़ लिया गया था। और आज तो आपने राजकुमार को तो नकल करते ही देखा है, तो आपको भी उसकी रिपोर्ट करनी होगी। अरविंद, यानी तुम लोग आंदोलन करोगे? चंदू, दूसरा कोई चारा नहीं है। अरविंद, पर तुम लोगों ने यह कैसे मान लिया कि रिपोर्ट दबा दी जाएगी? चंदू, क्योंकि राजकुमार प्रिंस प्रेसिडेंट का लड़का है। अरविंद, इससे क्या होता है? चंदू, वह प्रोफेसरों को अपने बाप का नौकर समझता है और कॉलेज को अपनी जायदाद। अरविंद, लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चंदू, आपको हमारा साथ देना होगा, आपको हमारी ओर से लड़ना होगा। अरविंद, मुझे बीच में क्यों? चंदू, क्योंकि आपका साथ मिलने पर ही हम जीत सकेंगे। नकल हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। सॉरी। बस दो। तो आप साथ देंगे? गुंडागर्दी दफना दी जाएगी। सा तो साथ आप साथ देंगे ना? सबके सामने कहेंगे कि राजकुमार ने चोरे के बल पर नकल की है। अरविंद, पर तुम्हें शक क्यों होता है कि मैं न्याय का साथ नहीं दूंगा? चंदू, क्योंकि लोग अक्सर ठीक मौके पर बदल जाते हैं। अरविंद, क्या मुझे दूसरों की तरह? चंदू, नो सर, वैसी बात नहीं है, लेकिन आप पर दबाव डाला जाएगा। आपको धमकाया जाएगा, नौकरी से हटाने की धमकी दी जाएगी, जान से मारने का डर भी दिखाया जाए तो कोई अचरज नहीं। अरविंद, मैं धमकियों से नहीं डरता। पूरे स्टाफ, मैं केवल आप पर भरोसा है सर। कल से हम धरना देंगे, हड़ताल करेंगे, रिपोर्ट नहीं हुई तो परीक्षा का बहिष्कार करेंगे। लेकिन आप? अरविंद बोलते क्यों नहीं? लीला आ जाती है। चंदू, लेकिन आप बदल गए तो याद रखिए, हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। अरविंद, तो तुम मुझे धमकाने आए हो? चंदू, आप चाहे जो समझे, यह लड़ाई हमारे लिए जीवन मरण का प्रश्न है। जो हमारे साथ नहीं है
उसे अपने विरुद्ध मानते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूँ, साथ ही आग्रह करने भी। अरविंद, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? चंदू, इस समय मैं अपने सैकड़ों साथियों की ओर से बोल रहा हूँ, लौटकर न जवाब देना है। जरा साफ बोलने के लिए माफी चाहता हूँ। पर आपने बात बदली तो हम आपको सबसे बड़ा गुनहगार मानेंगे। फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेवारी आप पर। चंदू तेजी से बाहर चला जाता है। चंदू तेजी से बाहर चला जाता है। लीला, अरविंद के चेहरे पर परेशानी। लीला, देखा तुमने अपने यहाँ लाडला विद्यार्थी। हाँ मतलब उसे उस मतलब उसे उसकी बनती है। देखा तुमने अपना लाडला विद्यार्थी कितनी बदतमीजी से बात कर रहा था। क्या क्या इन्हीं लोगों के लिए मुसीबत उठाओगे? अरविंद, उसका दोष नहीं। लीला, तुम्हें सरासर धमका नहीं रहा था? अरविंद, बदतमीजी और धमकी की ही भाषा समझी जाती है अब। लीला, तो इन लड़कों की ओर से नेतागिरी करोगे तुम? अरविंद, उसका पक्ष न्याय का है। लीला, कहीं मारपीट हो गई या छुरे चल गए तो क्या होगा? सारा दोष तुम पर मढ़ दिया जाएगा। अरविंद, तो क्या मैं झूठ बोल दूं? लीला, तेजुल होकर, पर मैं कहती हूँ, न्याय देने के लिए तुमको जज बन किसने बना दिया? कभी कहना माना है मेरा? कितनी बार कहा इनके पचड़े में मत पड़ो। लेकिन प्रेसिडेंट का प्रवेश 50 के आसपास। अब प्रेसिडेंट खुद ही आए हैं अरविंद के घर। 50 के आसपास, रोब दाव वाला व्यक्तित्व, मुंह में सिगार, आवाज में इस्पाती खनक। लीला भीतर जाती है। अरविंद, आप इस समय प्रेसिडेंट आए? अरविंद के घर का ही दृश्य है, अभी चल रहा है अभी, और उसी के घर लोग आ जा रहे हैं। प्रेसिडेंट, आप नहीं आए तो सोचा मैं ही चलूं। भूमिका बनाई या सीधे सीधे पूछूं? भूमिका बनाऊं या सीधे सीधे पूछूं? अरविंद, सीधे सीधे ही पूछिए। प्रेसिडेंट, आपने क्या तय किया है? अरविंद, मैं रिपोर्ट वापस नहीं लूंगा। प्रेसिडेंट, शाबाश, मैं बस आपकी इसी ईमानदारी का कायल हूँ। आपका क्या ख्याल है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए या नहीं? अरविंद, इसी बात के लिए तो विरोध है प्रेसिडेंट साहब। प्रेसिडेंट, मैं भी यही चाहता हूँ। अरविंद, लेकिन प्रिंसिपल साहब तो कह रहे थे कि। प्रेसिडेंट, उससे मारी गोली, अब क्या कहूँ? निहायत बेवकूफ किस्म का आदमी है। न पर्सनैलिटी है न ग्रेस। हमेशा है करता रहता है। उसके 60 हो गए हैं, सोचता हूँ रिटायर कर दूं। अरविंद के चेहरे पर आंखें गड़ाकर, लेकिन सही आदमी मिलता कहाँ है? अरविंद, लेकिन वह तो दूसरी ही बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट, क्या कह रहा था? अरविंद, यही कि आप हमारे मालिक हैं, अन्नदाता हैं। प्रेसिडेंट, कहाँ है? बिल्कुल कहा है, कहा ना? बिल्कुल गधे किस्म का आदमी है। कौन किसका मालिक और कौन किसका अन्नदाता? अरविंद, तो आप क्या चाहते हैं? प्रेसिडेंट, यही कि असली अपराधी की खोज हो और उसे कड़ी सजा दी जाए। अरविंद, तो क्या आप राजकुमार को असली अपराधी नहीं मानते? प्रेसिडेंट, वह अपराधी हो सकता है पर असली अपराधी नहीं। अरविंद, तो कौन है? प्रेसिडेंट, मुझसे पूछोगे तो मैं कहूंगा आप। अरविंद, मैं? प्रेसिडेंट, मेरा मतलब आप लोग। वह पिछले 3 सालों से नकल कर रहा था, उसे पकड़ा क्यों नहीं? वाह, खैर ये उन्हीं इन्हीं पे वो मरना चाह रहा है। अरविंद, यह प्रश्न आप अपने आप से पूछिए। प्रेसिडेंट, उसकी बेहुदा हरकतों की
मुझसे शिकायत क्यों नहीं की गई? आप लोगों को डर किस बात का था? अरविंद, आपका। प्रेसिडेंट, मेरा? अरविंद, हाँ, आपका। अपनी रोटी का, सुरक्षा का। प्रेसिडेंट, मैं किसी का मैं किसी का क्या बिगाड़ता हूँ? अरविंद, आपकी भाषा क्या धमकी की भाषा नहीं होती? आप जो कहेंगे कहते हैं, क्या वही नियम नहीं होता? प्रेसिडेंट, आपका आरोप गलत है। अरविंद, नहीं, मेरा आरोप सही है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आपका लड़का गुंडा, आवारा और बदमाश है। इसके बाद भी आप ढोंग क्यों करते हैं कि आपको कुछ नहीं मालूम? प्रेसिडेंट, यह झूठ है। अरविंद, और आपने चंदू का केस यूनिवर्सिटी को क्यों भिजवाया है? प्रेसिडेंट, मैंने भिजवाया? अरविंद, हाँ, आपने भिजवाया। आपने मौके का फायदा उठाया। आप जानते थे कि उसने कोई अपराध नहीं किया। प्रेसिडेंट, मेरी उससे क्या दुश्मनी हो सकती है? अरविंद, वह आपके राजनीतिक विरोधी का लड़का है। आप उसके बाप की इमेज खराब करना चाहते थे। प्रेसिडेंट, मिस्टर अरविंद, आप अपनी हद से बहुत आगे जा रहे हैं। अरविंद, भला इसी में है कि आप राजकुमार की रिपोर्ट यूनिवर्सिटी जाने दीजिए। प्रेसिडेंट, तो आप रिपोर्ट वापस नहीं लेंगे? अरविंद, कोई सवाल ही नहीं उठता। प्रेसिडेंट, आप अपनी जिद का परिणाम समझते हैं? मतलब देखो, जब से तो इतने अच्छे से कि जो असली अपराधी है उसे ही को सजा मिलनी चाहिए, अब तो उसने मना कर दिया तो कैसे? अरविंद, अच्छी तरह। प्रेसिडेंट, तो मेरे भी आरोप सुनिए। आप लड़कों को मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। आप शहर की शांति और व्यवस्था को खतरा पहुंचा रहे हैं। आप बदमाश लड़कों की नेतागिरी कर रहे हैं। अरविंद, प्रेसिडेंट साहब, आप खुद जानते हैं कि ये आरोप कितने गलत हैं। प्रेसिडेंट, कल तक आपने रिपोर्ट नहीं बदली तो आपके परिणाम भयंकर होंगे। मैं कॉलेज बंद कर दूंगा। अरविंद, तो बंद कर दीजिए। प्रेसिडेंट, अरविंद की दृढ़ता देखकर कुछ नरम होकर आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मिस्टर अरविंद, कॉलेज बंद करने से तो बात सुलझ नहीं जाएगी, उलझ भले जाए। अरविंद, कॉलेज बंद करने की धमकी आपने दी, मैंने नहीं। प्रेसिडेंट, राजकुमार को रखिए एक और। जरा सोचिए तो इस घटना से मेरी पब्लिक इमेज को कितना धक्का पहुंचेगा। चुनाव का टिकट हाथ से जाता रहेगा। अरविंद, आपके नजरिए से बात सही हो सकती है, पर मैं इस बीच लीला चाय की ट्रे लेकर आती है। प्रेसिडेंट, अब कैसे बताऊं घर से जाने क्या सोचकर चला था, लेकिन आपने ऐसा रुख अपना लिया कि बात धरी की धरी रह गई। यू और यू आर द ओनली प्रोफेसर whom आई रिस्पेक्ट सो मच। आपका यह प्रिंसिपल है ना? सोचा था इसकी छुट्टी कर दूं। कॉलेज का नाश मार कर रख दिया है। उसकी जगह आपको। अरविंद, आश्चर्य से, मुझे? प्रेजेंट, कहा ना, यू आर द ओनली प्रोफेसर। कुछ मामलों में आपसे विरोध हो सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि आपकी योग्यता के बारे में मैंने कभी शक किया। अरविंद, तो आप मुझे खरीदना चाहते हैं? प्रेसिडेंट, माई कार्ड्स आर ओपन। अब आप सोच लीजिए। कहाँ कहता हूँ कि फैसला अभी कीजिए। टेक योर ओन टाइम, लेकिन कल सुबह तक जरूर बता दीजिए। उठने लगता है। लीला, चाय नहीं पियेंगे? प्रेसिडेंट, अभी नहीं, कल फैसला सुनने के बाद। जाता है। एक गहरा सन्नाटा। लीला, क्या सोच रहे हो? अरविंद, कुछ नहीं। लीला, प्रिंसिपल नहीं बनोगे? अरविंद, कीमत जानती हो? लीला, बिना कीमत दिए कुछ मिलता भी है? अरविंद, यानी
बेईमान हो जाऊं? लीला, उस बदतमीज लड़के का साथ देकर भी क्या मिलेगा? प्रेसिडेंट से दुश्मनी ठन जाएगी। तुम्हारे सहयोगी भी कहाँ साथ दे रहे हैं, लड़ोगे किसके भरोसे? अरविंद, लेकिन चंदू को दगा देने का मतलब समझती हो? नकल का विरोध करने वाले सैकड़ों विद्यार्थी मेरे खून के प्यासे हो जाएंगे, मुझ पर थूकेंगे। लीला, प्रेसिडेंट उनसे निपट लेगा, तुम्हें सुरक्षा देगा, प्रिंसिपल बना देगा, और ये लड़के तुम्हें केवल सड़कों पर खड़ा कर तमाशा देखेंगे। उनका साथ देने से फायदा? यदु का प्रवेश बहुत परेशान है, लगभग हाँफ रहा है। अरविंद, इस तरह हाँफ क्यों रहे हो यदु? कुछ अंदाज भी है शहर में क्या हो रहा है? लीला, क्या कोई उपद्रव हो गया? यदु, पर उसकी तैयारियां हो रही हैं। और चढ़ाओ उस चंदू नाम के लौंडे को, तुम्हारा नाम लेकर लौंडों को भड़का रहा है। कल कॉलेज में तबाही हुए बिना नहीं रहेगी। अरविंद, लेकिन मैंने उससे ऐसी कोई बात नहीं कही। यदु, समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे नाम से इंकलाब और जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। पूरे शहर में अफवाह है कि तुमने लड़कों को भड़काया है। पूरा स्टाफ हैरान है तुम्हारी इस हरकत पर। लीला, मैं कहती थी ना, कोई साथ नहीं देगा, सबको अपनी अपनी पड़ी है। यदु भाई, अब क्या होगा? यदु, उधर राजकुमार और उसके साथी तुमसे बेहद नाराज हैं। एक तो राजकुमार को पकड़कर तुमने उन्हें चुनौती दी, चंदू का साथ देकर तुम उनकी सत्ता ही खत्म कर देना चाहते हो। अरविंद, कौन कहता है मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? अरविंद कौन कहता है कि मैं चंदू को भड़का रहा हूँ? यदु कहता है, ऐसा वे लोग सोचते हैं। यदि तुमने रिपोर्ट वापस नहीं ली तो आज नहीं तो कल तुम्हें जान से मार देंगे। अरविंद, तुम मुझे डरा रहे हो यदु? इसमें डराने की क्या बात है? अगर ये लोग विमलेंदु की हत्या कर सकते हैं तो तुम्हारी क्यों नहीं? हर बात तुम्हारे खिलाफ पड़ रही है। जाओ, रिपोर्ट वापस ले लो। लीला, फिर प्रेसिडेंट इन्हें प्रिंसिपल बनाने की बात भी कह रहा है। यदु, तो जाओ प्रिंसिपल बन जाओ, मेरी वाइस प्रिंसिपल के लिए रास्ता बनाओ। तुम प्रेसिडेंट का साथ दोगे तो वह भी तुम्हारा साथ देगा। रही चंदू और उसके साथियों की बात, प्रेसिडेंट उनसे खुद निपट लेगा, लेकिन राजकुमार तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अरविंद क्रोध में, बंद करो अपनी बकवास। ये तो बकवास कहते हो, रिपोर्ट बदलने के अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। राजकुमार का विरोध करोगे तो हत्या, चंदू का विरोध करोगे तो सामाजिक हत्या। हत्या से बच नहीं सकते तुम। अरविंद चुप। लीला, मैं सोचती थी कम से कम एक बार तो मेरा कहना मानोगे, पर नहीं, तुम केवल अपने लिए जीते हो, अपनी खुशी के परे तुम्हें कुछ नहीं दिखाई देता। स्वार्थी कहीं के। अब तुम्हें मुझे या चंदू में से एक को चुनना होगा। अरविंद चौंक चीख कर, चुप रहो, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। यदु, यू गेट आउट फ्रॉम हियर, आई सेड गेट आउट, ऐसे गेट आउट। धीरे धीरे अंधकार, प्रकाश धीरे धीरे लौटता है। अरविंद सोफे पर अकेला बैठा है, सिगरेट पीता हुआ, गहरी चिंता चिंता में डूबा हुआ। बाहर रात का सन्नाटा, कहीं से 12 के घंटे सुनाई पड़ते हैं। कोने से विमलेंदु की शरीराकृति उभरती है। अरविंद घबराकर, कौन है? चुप्पी, कौन हो तुम? विमलेंदु, पहचानो क्या? साल भर में ही भूल गए? मतलब अब जो मार दिया गया था इनका साथी, वही उसे दिखाई दे रहा है।
मतलब सोच रहा है वो ज्यादा तो उसको लग रहा है। अरविंद, तुम्हारी आवाज तो विमलेंदु की है, पर चेहरा चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, अब मैं बिना चेहरे का आदमी हूँ। अरविंद, क्या तुम विमलेंदु? विमलेंदु, हाँ विमलेंदु तुम्हारा मित्र। अरविंद, लेकिन तुम्हारा चेहरा कहाँ गया? विमलेंदु, मृत्यु ने उतार कर रख दिया। चेहरे केवल जिंदा रहते बदलते जा सकते। चेहरा केवल, ये इम्पोर्टेंट है, चेहरे केवल जिंदा रहते बदले जा सकते हैं, एक दो 10 हो, पर मृत्यु चेहरा हमेशा उठा कर रख देती है। अरविंद, तो तुम विमलेंदु के प्रेत? विमलेंदु हंसता है, प्रेत, हाँ प्रेत, जिंदा प्रेतों के बीच एक और प्रेत। अरविंद, कहाँ से आ रहे हो? विमलेंदु, तुम्हारे मन की अंधेरी गलियों से। बहुत अंधेरा है वहाँ, सीलन भरी हजारों सुरंगें और तहखाने हैं। वहाँ कितना कचरा जमा कर रखा है तुमने। मुझे भी बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। अरविंद, लेकिन तुम आए क्यों हो? किसने बुलाया तुम्हें? विमलेंदु, तुमने। अरविंद, मैंने नहीं बुलाया तुम्हें, मेरी गरज। विमलेंदु, झूठ मत बोलो, बिना बुलाए मैं कहीं नहीं जाता। बोलो, बुलाया है या नहीं? अरविंद चुप, बोलते क्यों नहीं? अरविंद, हाँ बुलाया। विमलेंदु, अब मैं आ गया तो डरते हो? डरो मत। अरविंद, क्यों बुलाया मैंने? विमलेंदु, मैं बताऊं? तुम पूछना चाहते हो कि मरते समय मैं क्या सोच रहा था? जब गुंडों ने मुझ पर हमला किया तो मेरी मनस्थिति क्या थी? अरविंद, हाँ, बलिदान करते समय तुम क्या सोच रहे थे? विमलेंदु, बेवकूफ, बलिदान शब्द वापस ले। मैं तुम्हारे क्लासरूम में बैठा फर्स्ट ईयर का लौंडा नहीं हूँ, जो बजनी शब्दों के माया दर्पण में अपना चेहरा झांकने लगूं। मैं शब्दों से परे हूँ, चेहरों से परे हूँ। अरविंद, मैं मान नहीं सकता, तुमने जो कुछ किया वह बलिदान था, आत्मत्याग, आदर्श। विमलेंदु, फिर वही बकवास बंद करोगे या नहीं? विराम, यह बकवास बहुत सुन चुका। चिता पर मेरी लाश रखी थी और तुम लोग लेक्चर दे रहे थे। एक आदमी यह बताने की कोशिश कर रहा था कि वह मेरा कितना जिगरजान दोस्त रहा है। मुझमें जो नहीं था उसे ढूंढ ढूंढ कर बखान किया जा रहा था, पर असलियत क्या थी जानते हो? अरविंद, मैं कैसे जानूंगा? विमलेंदु, तुम जानते हो पर कहोगे कैसे? सब मन ही मन मेरी बेवकूफी पर तरस खा रहे थे। होड़ लगी हुई थी हरामी लोगों में। एक ने तो ऐसी होड़ में मेरे बाप को भी क्रांतिकारी कहा, तपस्वी और त्यागी कहा। साला क्या जानता था कि मेरा बाप गंजेड़ी था और सट्टा लगाता था। तो समझे किसी की जान जाए और ये साले अपनी पब्लिसिटी करें। अरविंद, यानी तुम अपनी मृत्यु पर दुखी हो? विमलेंदु, और नहीं तो। मेरी कोई उम्र थी मरने की? 3 साल पहले शादी हुई थी, फूल सी बच्ची, पत्नी का उबलता हुआ प्यार, नाटक की दुनिया में नाम पैदा करने की ख्वाहिश, सब धरा का धरा रह गया। अरविंद, तो तुमने नकल क्यों पकड़ी? विमलेंदु, बेवकूफी के लिए भी कोई तर्कशास्त्र होता है। आ गया जोश में, हो गई मूर्खता। मैं क्या जानता था कि इसके लिए सजाए मौत मिलेगी? अरविंद, लेकिन लोग तुम्हारे आत्म बलिदान की गाथा गाते हैं। विमलेंदु, जिंदा हो ना, इसलिए मरो तो पता चले कि जीवन क्या होता है। अरविंद, लेकिन नकल? विमलेंदु, उसकी ऐसी तैसी, साले मिडिल क्लास के आदमी अपनी हर समस्या को ग्लोरीफाई करोगे। और ना समझ, मेरी बीवी साल भर से नौकरी की तलाश में दर दर भटक रही है। सब आश्वासन देते हैं, नौकरी कोई नहीं देता, सब बकवास है। अरविंद, तुम कहना क्या चाहते हो? विमलेंदु, वही जो सुन तुम्हारा भीतरी मन सुनना चाहता है। अरविंद, यानी? विमलेंदु, जाओ उस प्रेसिडेंट से समझौता करो, प्रिंसिपल बनो। क्या तुम्हारे प्रेसिडेंट से समझौता करो?
प्रिंसिपल बनूं? क्या तुम्हारी भी ख्वाहिश है कि तुम्हारी लाश के पास म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैन की अध्यक्षता में शोक सभा हो और प्रस्ताव पास किया जाए? अरविंद, मैं समझौता नहीं करूंगा। विमलेंदु, मैं भी देखूंगा। मेरे नाटक का द्रोणाचार्य भी यही कहता था। अरविंद, मेरी तुलना द्रोणाचार्य से क्यों करते हो? वह बहुत प्रभावशाली था, मैं एक छोटा आदमी हूँ। छोटे छोटे मोर्चों पर लड़ता हूँ। विमलेंदु, बकवास। उस द्रोणाचार्य ने भी दावे किए थे तुम्हारी तरह। उसे समझो। प्रश्नों तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अपने आप मिल जाएगा। याद करो उसे, याद करो उसे। धीरे धीरे अंधकार अंधकार में बच्चे के रोने की, सिसकने की आवाज आती है। धीरे धीरे प्रकाश। 7-8 वर्ष का अश्वत्थामा जमीन पर अब ये फ्लैशबैक में जा रही है कहानी, जो पौराणिक कहानी है, मतलब अपनी द्रोणाचार्य वाली। जमीन पर पांव घिसलाता मचल रहा है। अश्वत्थामा, नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। नहीं देगी तो मुझसे कभी नहीं बोलूंगा। तुझसे कभी नहीं बोलूंगा। पिताजी से भी नहीं बोलूंगा। कृपी कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी अश्वत्थामा उनका बेटा है, धमकाती हुई। क्या मेरा कहना नहीं मानेगा? अश्वत्थामा चीख कर। तेरा क्या? किसी का कहना नहीं मानूंगा। ला गोरस ला, अभी ला। गाय का दूध मांग रहा है। नहीं तो सिर पटक कर प्राण दे दूंगा। गोरस देती है कि नहीं? ले। सिर पटकता है। देती है कि नहीं? ले ले। सिर पटकता जाता है। कृपी, तो मर जा। गोरस हो तो लाऊं? तेरे बाप ने गाय तो नहीं बांध रखी? अश्वत्थामा, कहीं से ला। नहीं लाती तो ले ले। सिर पटकता है। कृपी व्याकुल हो जाती है, उसे उठाती है, पुचकारती है। कृपी, ठहर, लाती हूँ, अभी लाती हूँ। अश्वत्थामा की सिसकियां नहीं टूटती। द्रोणाचार्य का प्रवेश। अश्वत्थामा को रोता हुआ देख परेशान होता है। द्रोणाचार्य अश्वत्थामा को चुमकारता हुआ, क्या हो गया है रे? रो क्यों रहा है? क्या माँ ने फिर मार दिया? अश्वत्थामा, नहीं नहीं मारा। द्रोणाचार्य, तब क्या हो गया? अश्वत्थामा, गोरस पीऊंगा पिताजी, गोरस पीऊंगा। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, पर अपने यहाँ गाय कहाँ है? अश्वत्थामा, नहीं है तो क्या हुआ, माँ दे रही है। लेकिन क्या बाहर गई है? अश्वत्थामा, नहीं, भीतर। कृपी मिट्टी के पात्र लिए आती है। कृपी, आ गए तुम? देखो ना, दूध के लिए हट कर रहा है। सिर पटक पटक कर प्राण दे रहा है। अश्वत्थामा से, ले पी। अब रोएगा तो देखना, हड्डी कहीं का। अश्वत्थामा दूध पीता है। कृपी उसकी ओर करुण दृष्टि से देखती है। गोरस कैसा लगा बेटे? अश्वत्थामा, बहुत अच्छा था माँ। बाहर जाने लगता है। द्रोणाचार्य, कहाँ जा रहा है? अश्वत्थामा, उस क्षत्रिय कुमार के पास। उससे जाकर बताता हूँ कि हमारे यहाँ भी गोरस है, घमंडी कहीं का। आपको दरिद्री भिखमंगा ब्राह्मण कह रहा था। उछलता हुआ जाता है। कुछ क्षणों तक बेचैन अंतराल। कृपया, हाँ बताओ, द्रुपद ने क्या कहा? इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुश हुआ होगा ना? पात्र उठाने लगते। द्रोण, पात्र मुझे दे दो। पात्र ले लेता है, देखता है। क्या क्या दिया? 100 से कम गाय क्या दी होंगी? द्रोणाचार्य कटुता कटुता से। द्रौपदी के पिताजी और इनकी मैं पहले दोस्ती थी, तो गए थे वो मांगने, लेकिन उन्होंने बेइज्जती ही की थी, दिया कुछ नहीं था। 100 क्या, 1000 दिए हैं। कृपी, और मुद्राएं कितनी दी हैं? क्या ऐसे ही थोड़े ही विदा कर दिया होगा? कहती थी ना, अकड़ छोड़ दो। मानते कहाँ थे? द्रोणाचार्य पात्र दिखाता हुआ, अश्वत्थामा को तुमने क्या पिलाया? कृपी अन्यत्र देखती हुई, दूध और क्या? द्रोणाचार्य, क्या इस पात्र में दूध था? झूठ क्यों बोलती हो? कृपी, अब जाने भी दो। हाँ, तो द्रुपद ने क्या कहा?
तुम्हारा स्वागत किस प्रकार किया? रात सुबह बुलाई होगी तुम्हारे सम्मान में। द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपि, द्रुपद ने क्या कहा, क्या दिया? द्रोणाचार्य, इस पात्र में क्या था? कृपि, सुन सकोगे? द्रोणाचार्य, द्रुपद के यहाँ से आने के बाद अब कोई बात भारी नहीं पड़ेगी। कृपि, इस बर्तन में दूध के नाम पर आटे का घोल था। द्रोणाचार्य, उस छोटे से बच्चे के साथ कपट करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? कृपि, शर्म करती तो अब तक सिर पटक पटक कर मर गया होता। वो गए थे उनसे द्रौपद से हेल्प मांगने, लेकिन वो उनकी इंसल्ट कर देते हैं। एक हेल्प तो करते नहीं है, और बाद में वही बहुत होता है कि उसी का अपमान का बदला भी लेते हैं बाद में द्रोणाचार्य। कृपि, इस बात पर अब दुष्टि कहाँ? कृपि, पीता नहीं तो कहा जाता। आंचल छूटने के बाद कभी दूध पिया होता तो याद रहता कि दूध का स्वाद। दूध के नाम पर जहर देती तो भी पी लेता। द्रोणाचार्य, क्या सचमुच दूध नहीं पिया उसने कभी? कृपि, इस बात पर अब दृष्टि पड़ी तुम्हारी? मैं कहती तो बकवा विश्वास करते तुम मुझे झगड़ालू स्वभाव दरिद्री कहकर कोसते। द्रोणाचार्य, मुझे अभी विश्वास नहीं होता। कृपि, विश्वास क्यों होगा? कभी आपने लड़के की हड्डियां गिनी? कभी अपने लड़के की हड्डियां गिनी तुमने? भिखमंगे का लड़का कहलाता है तुम्हारा बेटा। मुझसे पूछो कैसी कैसे जुटाती हूँ 2 जून की रोटी। द्रोणाचार्य, इतना नारकीय जीवन? कृपि, नरक बनाया किसने, मैंने या तुमने? द्रोणाचार्य, चुप, बोलते क्यों नहीं? कहाँ मर गई अकड़ तुम्हारी? होंगे बड़े आचार्य, लेकिन उससे अन्न नहीं आ जाता, कपड़े नहीं आ जाते। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, वही जो तुम्हें द्रुपद के यहाँ भेजते समय कहा था। पर द्रुपद ने क्या किया जानती हो? मतलब जा नहीं रहे थे, इनके कहने पे गए, लेकिन फिर वहां पे भी कृपि, उसने तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ दिया होगा। द्रोणाचार्य, कटुता से दी ना, जमकर एक लात दी मेरे माथे पर, नौकरों से धक्के मार मार कर निकलवा दिया मुझे। कृपि, हो ही नहीं सकता। द्रोणाचार्य, क्या झूठ बोल रहा हूं मैं? उस अपमान की कल्पना भी नहीं कर सकोगी तुम। मेरा अपमान, मेरे पिताजी का अपमान। कृपि, ऐसा क्या कह दिया उसने? द्रोणाचार्य, उसने मुझे घमंडी कहा, अकड़ू कहा, दरिद्री कहा। कृपि, तो क्या गलत कहा? द्रोणाचार्य, उसने मुझे ढोंगी कहा, पाखंडी कहा। उसका एक एक शब्द बर्छी की तरह मेरी आत्मा को छेद रहा है। कृपि, इस अपमान की नौबत ही क्यों आने दी तुमने? द्रोणाचार्य, मैंने? कृपि, कृपि, उसने और किसने? मैंने? तुमने जरूर अकड़ दिखाई होगी, अपनी दरिद्रता और आचार्यत्व पर भाषण दिया होगा। द्रोणाचार्य, नहीं कृपि, मैंने वैसा कुछ नहीं किया। जीवन में इतनी समर्पित भाषा कभी नहीं निकली मेरे मुंह से। इसके बाद भी अपमान के कृपि, मेरा रूम रूम जल रहा है। इच्छा तो होती है कि एक ही बाण में उसका सिर छेद कर रख दूं। कृपि, ले चुके बदला, अपने इकलौते बेटे के लिए दूध की एक बूंद नहीं जुटा सकता। उसके मुंह से बदले की भाषा वाचालता है। द्रोणाचार्य, तुम मेरी शक्ति नहीं जानती। कृपि, तो कौन जानता है? द्रोणाचार्य, मैं अब ऐसी पीढ़ी तैयार करूंगा जो केवल युद्ध की भाषा बोलेगी। कृपि, लेकिन पढ़ाओगे किसे? है भी कोई विद्यार्थी? राजसत्ता को यूं ही नहीं उल्टा जा सकता। द्रोणाचार्य, तुम कहना क्या चाहती हो? कृपि, मैं कहाँ कहती हूँ कि अपमान का घूंट पियो, द्रुपद से बदला जरूर लो, पर उतावली में नहीं। योजना बनाओ, उसका नाश उसकी जाति के लोगों से ही कराओ। बाहर कोलाहल
रथ के रुकने की आवाज, घोड़ों की हिनहिनाहट। द्रोणाचार्य, देखो तो कौन है। कृपि, देखने का नट, कोई राजपुरुष लगता है। द्रोणाचार्य, हाँ, अरे यह तो भीष्म आ रहे हैं। कृपि, भीष्म और अपने यहाँ। द्रोणाचार्य, आश्चर्य है। कृपि, देखो कैसा संयोग है, तुमसे सत्ता से जुड़ने के लिए कह रही थी, सत्ता स्वयं चली आ रही है। विवेक से काम लो, हो सकता है तुम्हारा संकल्प। भीष्म का प्रवेश, द्रोण को झुककर प्रणाम करता है। द्रोणाचार्य, आप कहाँ यहाँ। भीष्म, क्या आप जैसे आचार्य के दर्शनों का लाभ न लूं। द्रोणाचार्य, फिर भी। भीष्म, आचार्य द्रोण, आज तक आपकी धनु विद्या के बारे में सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देखा। धन्य हैं आप। कृपि, ऐसा क्या देख लिया आपने। भीष्म, धनुर्विद्या का ऐसा चमत्कार जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। कृपि, कैसा चमत्कार। भीष्म, बाणों की सहायता से आचार्य ने कुएं में गिरी गेंद बाहर निकाल दी। पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब घटना की जानकारी दी तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। द्रोणाचार्य, लेकिन यह तो बहुत साधारण सी बात है। भीष्म, मैं इस चमत्कार से बहुत अभिभूत हूँ आचार्य। द्रोणाचार्य, आप चाहते क्या हैं। भीष्म, यही कि आप चलकर राजपुत्रों का आचार्य पद ग्रहण कर लें। द्रोणाचार्य, मैं और राजपुत्रों का आचार्य। भीष्म, इसमें आपत्ति क्या है। द्रोणाचार्य, मुझे थोड़ा विचार कर लेने दीजिए। कृपया, बीच ही में। ये तो शालीनता के कारण ऐसा कह रहे हैं, इन्हें आपकी बात स्वीकार है। भीष्म, तो मैं निश्चिंत हुआ। आचार्य, चलकर आपके स्वागत की व्यवस्था करूं। द्रोणाचार्य, भीष्म, लेकिन मैं। कृपया, बीच ही में। इनकी बात मुझ पर छोड़िए, ये परसों यानी गुरु पूर्णिमा तक राजधानी जरूर पहुंच जाएंगे। भीष्म, आपने अच्छी बात बताई। दीक्षा के लिए गुरु पूर्णिमा से बढ़कर दिन कहाँ मिलेगा। तो आचार्य आपको लेने रथ आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। भीष्म, जाने लगता है द्रोण आगे बढ़कर कुछ कहना चाहता है, पर कृपि उसे रोकती है। द्रोणाचार्य, कृपि, तुमने कुछ सोचने भी नहीं दिया। कृपि, क्योंकि तुम सोचने के बाद हाँ नहीं कर पाते। द्रोणाचार्य, लेकिन तुम इसका परिणाम जानती हो। कृपि, जानती हूँ, अनाज और कपड़े की समस्या हमेशा के लिए मिट जाएगी, कुछ सम्मान से रह सकेंगे। तुम द्रुपद से बदला भी ले सकोगे। द्रोणाचार्य, हाँ, द्रुपद से बदला। द्रुपद का नाश किए बिना मैं चैन से नहीं जी सकूंगा। कृपि, अब तुम्हारे शिष्य होंगे इस देश के भावी शासक, उनकी सेना बनाकर तुम द्रुपद को तहस नहस कर सकते हो। द्रोणाचार्य, हाँ। द्रोणाचार्य, हाँ, जब मेरी नियति यही है तो मैं क्या कर लूंगा। कृपि, मैं तैयार हूँ। धीरे धीरे अंधकार कुछ क्षणों कुत्तों के भौंकने की आवाज करीब आती है, जंगल में कुछ लोगों के भागने की आहट। अर्जुन की आवाज गुरु अर्जुन की आवाज, गुरुदेव वह देखिए कुत्ते भौंकने लगे, हरिणों का झुंड देखिए उस ओर। द्रोणाचार्य की आवाज, सावधानी से निशाना साध अर्जुन, एक भी हरिण भागने न पाए। अर्जुन की आवाज, गुरुदेव हमारे शिकारी कुत्तों पर कहीं बाण आ रहे हैं। द्रोणाचार्य की आवाज, कौन हो सकता है। अर्जुन की आवाज, जाने कौन है। कुत्तों का भौंकना बंद हो जाता है। गुरुदेव, कुत्तों का भौंकना बंद हो गया, जैसे कोई बाणों से उनका मुंह सी रहा है। द्रोणाचार्य की आवाज, पर धनुर्विद्या का इतना बड़ा चमत्कार करने वाला यह कौन है। चलो आगे चलकर देखते हैं। जंगल में दौड़ने की आवाज, हलचल, धीरे धीरे प्रकाश मंच के मध्य भाग पर फैलने लगता है। एकलव्य धनुष पर बाण ताने हैं। द्रोणाचार्य और अर्जुन आते हैं। द्रोणाचार्य, कौन हो तुम। एकलव्य, बाण उतार कर।
उन्हें प्रणाम करते हैं। गुरुदेव, आप? द्रोणाचार्य आश्चर्य से, मुझे गुरुदेव क्यों कह रहे हो? एकलव्य, आप मेरे गुरुदेव हैं इसलिए। द्रोणाचार्य, लेकिन मैं तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। एकलव्य, पहली बार नहीं गुरुदेव, दूसरी बार। द्रोणाचार्य, झूठ बोलते हो एकलव्य। मैं भला क्यों झूठ बोलने लगा? क्या 10 वर्ष पहले मैं आपसे नहीं मिला था? मैं आपका शिष्य बनना चाहता था। द्रोणाचार्य, तब? एकलव्य, आपने मेरी प्रार्थना ठुकरा दी थी। आज के लिए इतना ही। आगे के पेज से ये पेज नंबर याद रखना, हम यहीं से पढ़ेंगे और अगली क्लास में से खत्म कर देंगे और फिर क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।